हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टेक्सास, जहाँ पे हम आपको हर तरीके के फाइनेंशियल, टैक्सेशन, लीगल, सेक्रेटेरियल, एफडीआई, आरबीआई के अपडेट्स देते हैं सो दैट यू कैन बी अपडेटेड विथ ऑल दिस थिंग्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एसएफटी फॉर्म जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये बेसिकली दिस डील्स विद द हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन दैट हैज़ टू बी फाइल्ड विद द रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज़। तो ये फॉर्म 2016 के आसपास में लॉन्च हुई थी और इसका पर्पस बेसिकली ये है कि जो भी एसएससीज, इंडिविजुअल एसएससीज या फिर ऑर्गेनाइजेशनल एसएससीज हाई वैल्यू की चीज़ें करते हैं डील, जैसे कि क्रेडिट कार्ड के यूजेज, कैश डिपॉजिट्स, इक्विटी शेयर, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी परचेजेस, इन सब की डीलिंग करते हैं, तो उनकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स के पास और रिलेटेड अथॉरिटी के पास जाए सो दैट नेसेसरी एक्शंस कैन बी टेकन। तो आज के इस वीडियो में हम इस चीज़ के बारे में इस डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी ड्यू डेट क्या है। इसकी ड्यू डेट होती है 31 मई। तो अभी सिंस चल रहा है अप्रैल, तभी मैंने ये वीडियो अभी बनाया है सो दैट आपको हेल्प मिल जाए। तो ये मैंने अपने साइट पे भी इसके बारे में थ्योरेटिकल बहुत सारी चीज़ें डाल रखी है। texas.com में जाके आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसमें स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन कौन से रिपोर्ट होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। वो है आपका ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज, सेल, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और प्रॉपर्टी और राइट और इंटरेस्ट इन अ प्रॉपर्टी। तो बेसिकली आप अगर प्रॉपर्टी परचेज या सेल करते हैं तो आप देखेंगे आपके 26 AS में एक जगह आके जो TDS कटता है वो वहाँ पे दिख जाता है। दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। फिर ट्रांजैक्शन फॉर रेंडरिंग एनी सर्विस, दैट इज़ ऑफ हाई वैल्यू। वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स, इन्वेस्टमेंट या फिर लोन और डिपॉजिट, ठीक है। तो अब हम ये बात करते हैं कि ये फाइलिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो बेसिकली आप ये यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं डिस्कस कि कौन रेस्पॉन्सिबल है फाइलिंग करने के लिए, किसके लिए एप्लीकेबल है। बेसिकली ये कन्फ्यूज़न है कि किसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो सबसे पहला क्या है, ASEC। तो यहाँ कोई भी आ जाता है, एक इंडिविजुअल पर्सन भी। द प्रिस्क्राइब्ड पर्सन इन द केस ऑफ एन ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी है तो स्पेसिफाइड पर्सन जो रहेगा। लोकल अथॉरिटी, रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार, मोटर व्हीकल्स एक्ट के लिए भी, पोस्ट ऑफिस। तो आप देख सकते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसके लिए वो है। बट ट्रांजैक्शन जो है कौन से वो देखने वाली बात है। RBI है आपका, और प्रिस्क्राइब्ड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जब इनकम टैक्स किसी को प्रिस्क्राइब करेगा उसको दिखाना ही पड़ेगा ये चीज़। अब हम बात करते हैं कि देखो एप्लीकेबिलिटी में हो सकता है कि आप भी हैं, बट किस वैल्यू का ट्रांजैक्शन दिखाना है, कौन सी ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करनी है, वो मेन डिफरेंस है यहाँ पे। सबसे पहला है आपका पेमेंट मेड इन कैश फॉर परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट्स। अगर 10 लाख से ज़्यादा की पेमेंट कर रहे हैं चेक से या बैंकर्स चेक से या पे ऑर्डर से, तो दिखाना पड़ता है। और किसको दिखाना पड़ता है, बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक। पेमेंट्स मेड इन कैश की पेमेंट अगर 10 लाख से ज़्यादा कर रहे हैं बैंक में, अगर आप डाल रहे हैं या निकाल रहे हैं, तो भी वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में जाती है, एसएफटी फॉर्म में जाता है। और कैश डिपॉजिट्स भी है ही, अगर 50 लाख से ज़्यादा जाता है एक साल में करेंट अकाउंट ऑफ अ पर्सन, तो भी जाता है। ये कौन दिखाता है, RBI, बैंकिंग कंपनी या फिर कोऑपरेटिव बैंक दिखाता है। उसके बाद कैश डिपॉजिट्स 10 लाख और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर इन 1 और मोर अकाउंट्स। अगर एक बंदे की बैंक में जाके 3 अकाउंट है और तीनों में ऐड करके अगर 10 लाख से ज़्यादा की कैश डिपॉजिट अगर हो रही है तो भी रिपोर्टिंग में जाती है। वो कौन करता है, बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट मास्टर जनरल, अगर आपका पोस्ट ऑफिस में करंट अकाउंट है तो, या बैंक अकाउंट है तो। और फिर है आपका 1 और मोर टाइम डिपॉजिट्स, मतलब फिक्स डिपॉजिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मेड थ्रू रिन्यूअल ऑफ अनदर टाइम डिपॉजिट ऑफ अ पर्सन एग्रीगेटिंग 10 लाख। तो आपने अगर दो तीन FD मिला के भी एक FD करा हुआ है और उसकी वैल्यू अगर 10 लाख से है ज़्यादा, तो भी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। वो कौन कौन करता है, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी करती है, NBFC, निधि कंपनी, पोस्ट मास्टर जनरल या बैंकिंग। तो आप अगर निधि कंपनी है और किसी ने अगर आपके निधि कंपनी में एज अ मेंबर 10 लाख से ज़्यादा का टाइम डिपॉजिट FD कर रखा है, तो भी आपको वो रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो याद रखें कैश डिपॉजिट वगैरह के लिए वहाँ पे नहीं है, क्योंकि कैश का ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं है, या फिर बैंक का भी ऑप्शन नहीं है निधि कंपनी के लिए। बट अगर टाइम डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा, और कोई NBFC अगर भी है तो भी।
पेमेंट्स मेड टू एनी पर्सन ऑफ एन अमाउंट एग्रीगेटिंग टू 1 लाख और मोर इन कैश। 1 लाख से ज़्यादा आप अगर किसी को कैश में दे रहे हैं तो भी वो जाता है। अ बैंकिंग कंपनी और अ कोऑपरेटिव बैंक और एनी अदर कंपनी इशूइंग क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंसेस भी आप देखेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैंने आईटीआर फाइल नहीं करी और नोटिस आ गया है। तो वो कैसे आया है? तो इसी सब चीज़ से आता है कि आप अगर आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं और क्रेडिट कार्ड से खर्चे कर रहे हैं 1 लाख से ज़्यादा, तो फिर वो आपके 26AS में आ जाता है और इनकम टैक्स के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में भी आ जाता है। तो इनकम टैक्स आपको फिर ये कहती है कि आपने अगर आईटीआर फाइल नहीं करी है तो आप करिए, क्योंकि वहाँ से फिर उसको वो चेक कर लेते हैं। और 10 लाख से ज़्यादा बाय एनी अदर मोड अगेंस्ट बिल्स रेज्ड इन रिस्पेक्ट टू 1 और मोर क्रेडिट कार्ड इश्यूड टू अ पर्सन इन दैट फाइनेंशियल। एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड से भी अगर आप कर रहे हो तो भी आपको वो रिपोर्टिंग हो जाती है। फिर है आपका कंपनी इशूइंग बॉन्ड डिबेंचर। अगर कोई कंपनी बॉन्ड या डिबेंचर इशू कर रही है, यहाँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी आ जाती है, एनबीएफसी भी आ जाती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी आ जाती है आपका, जिसमें कि 10 लाख से ज़्यादा का वो बॉन्ड या डिबेंचर इशू कर रही है, तो उस कंपनी को भी फाइल करना पड़ता है। यहाँ देखो अ कंपनी और इंस्टीट्यूशन इशूइंग बॉन्ड डिबेंचर, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि पब्लिक कंपनी या लिस्टेड कंपनी या ओपीसी। कोई भी कंपनी अगर ऐसा कर रही है जहाँ इशू कर रही है बॉन्ड या डिबेंचर, तो उसको दिखाना पड़ेगा। फिर अ कंपनी इशूइंग शेयर्स, यहाँ आती है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, दोनों ही आते हैं। 10 लाख से ज़्यादा का अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में आप कर रहे हैं इशू, तो आपको ये फॉर्म फाइल करना पड़ता है। उसके बाद कंपनी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज परचेजिंग इट्स ओन सिक्योरिटीज़। अब अगर कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड और अपनी खुद की परचेज कर रही है, शेयर्स बायबैक कर रही है 10 लाख से ज़्यादा, तो ये भी रिपोर्ट होती है। फिर ट्रस्टी ऑफ म्यूचुअल फंड और अदर पर्सन मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द म्यूचुअल फंड। 10 लाख से ज़्यादा की वैल्यू का ट्रांजैक्शंस अगर कोई भी कर रहा है तो भी वो जाती है। जैसे आप अगर परचेज कर रहे हो एज अ पर्सन 10 लाख से ज़्यादा के म्यूचुअल फंड या कर रहे हो सेल, तो वो भी एसएफटी में जाता है। फिर आपका ऑथराइज्ड पर्सन अंडर फेमा के अंडर अगर जो भी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं वो भी करेंगी रिपोर्ट अगर 10 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन। बेसिकली यहाँ 10 लाख की लिमिट है, बट कौन सी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान देने वाली बात है। फिर इंस्पेक्टर जनरल और रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार अपॉइंटेड अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। अगर कोई पर्सन इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है 10 लाख से ज़्यादा, या स्टाम्प ड्यूटी की वैल्यू जो है 30 लाख से ज़्यादा परचेज कर रहा है या सेल कर रहा है, तो 50C के अंडर वो रिपोर्ट करना पड़ता है। और वही आपके 26AS में भी आता है। अब एनी पर्सन हु इज़ लायबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB ऑफ द एक्ट। यहाँ बेसिकली सब आ जाते हैं जो भी टैक्स ऑडिट में है। दैट कैन बी इंडिविजुअल, दैट कैन बी अ पर्सन, दैट कैन बी अ प्रोप्राइटरशिप फर्म, जो भी है टैक्स ऑडिट में अगर फॉल कर जाता है। और रिसिप्ट ऑफ कैश पेमेंट्स, अगर 2 लाख से ज़्यादा का कैश करता है सेल में बाय एनी पर्सन गुड्स और सर्विसेज ऑफ एनी नेचर, तो दिखाना पड़ता है। तो ये वाले जो पॉइंट है, इस पॉइंट से बहुत सारे लोग इस कवरेज में आ जाते हैं, जो कि शायद आप लोग बहुत लोग करते भी नहीं हैं। तो 2 लाख से ज़्यादा इसीलिए कैश में आप किसी को नहीं पे करना चाहिए या लेना चाहिए, क्योंकि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में तो जाती ही है वो चीज़, प्लस यहाँ पे आपको एसएफटी में भी दिखाना पड़ता है। और नहीं दिखाने से बहुत लंबी पेनल्टी है, 500 रुपीज़ पर डे की है। और बहुत सारे लोग तो फाइल भी नहीं करते, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। उसके बाद आपका आता है बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक। फिर पोस्ट मास्टर जनरल। बैंकिंग कंपनी बेसिकली बैंक से रिलेटेड जो भी है, यह आपका उस टाइम के लिए था जबकि डीमोनेटाइजेशन हुई थी। उस टाइम पे 12.5 लाख रुपए से ज़्यादा जिसने भी अकाउंट में डाला है वो, या 2.5 लाख से ज़्यादा एक पर्सन के अकाउंट में डाला है, तो अगर वो आई है आपके अकाउंट में तो भी वो रिपोर्टिंग करनी थी। इसके वजह से बहुत सारे नोटिसेस आए थे पिछले कुछ सालों में, जब डीमोनेटाइजेशन के टाइम में लोगों ने कैश डिपॉजिट्स वगैरह बहुत किए थे, तो इसके वजह से बहुत सारे आए हुए हैं नोटिस। और फिर आपका 1 अप्रैल 2016 से 9 नवंबर 2016, तो ये वही चीज़ है कैश डिपॉजिट के लिए। अब यहाँ बात हो रही है कि फाइलिंग की ड्यू डेट वगैरह क्या है। तो फाइलिंग की ड्यू डेट जो है आपका वो फॉर्म 61A में जाती है, फॉर्म 61B में जाती है और फॉर्म 61 में जाती है जो ये फॉर्म्स है। उसकी ड्यू डेट है 31 मई ऑफ द इमीडिएटली फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। बेसिकली अगर 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की जो भी ये चीज़ें हुई हैं आपके पास या आपके लोन में ट्रांजैक्शन, उसकी एंट्री आपकी जाएगी 31 मई 2023 तक। उस साल नहीं जानी है, नेक्स्ट ईयर के 31 मई के अंडर आपको करना रहता है फाइलिंग। अब नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन और रिपोर्टिंग पर्सन ये कुछ और भी हैं। डिविडेंड इनकम, अगर रिपोर्टिंग पर्सन डिविडेंड इनकम अगर आप दे रहे हैं
तो भी वो चीज़ रिपोर्ट होती है अब। और कैपिटल गेन्स ऑन ट्रांसफ़र ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज़, इन सब का मेजर अभी फ़ायदा क्या मतलब हो रहा है, इन सब का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था। गवर्नमेंट जो भी रूल लाती है या फिर जो भी फॉर्म लाती है उस सब का ऑब्जेक्टिव रहता है। तो बेसिकली क्या होता था कि जब अभी लोग ITR फाइल करवाते थे तो वहाँ पे वो अपनी सिर्फ इनकम वो बताते थे जो बताना चाहते थे। सपोज़ कोई बंदा अगर सैलरीड है या फिर बिजनेस कर रहा है तो वो अपना सिर्फ फॉर्म 16 दे देता था और कहता था कि सर यही आप इसी बेसिस पे फाइल कर दो, हो जाती थी। और म्यूचुअल फंड वगैरह या फिर यहाँ जो भी रहती थी एंट्रीज वो बहुत लोग अवॉइड कर देते थे। लेकिन अब एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो AIS और TIS ये अब निकाल सकते हैं, वहाँ पे आपकी ये सारी चीज़ें दिख जाती है। म्यूचुअल फंड वगैरह में आपने जो भी करा है परचेज, सेल, डिविडेंड वगैरह जो भी आपको मिले, इंटरेस्ट इनकम वगैरह जो भी आपको मिले हैं, ये सारी चीज़ें SFT फॉर्म के बिहाफ में से मिल जाता है और सारी इनकम असेस हो जाती है। तो अब बेसिकली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कुछ चाहिए भी नहीं रहता है क्लाइंट से, सारा AIS और TIS से रिकनसाइल करके फाइल हो जाती है। बहुत सारे केसेस में थोड़ा सा वेरिएंस भी है रहता है बट हो जाता है। अब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट फर्निशिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और रिपोर्टेबल अकाउंट, अगर हम नहीं फाइल करते हैं तो 271 FA के अंडर 500 रुपये पर डे की पेनल्टी है। और उसके बाद भी अगर नहीं कर पाते हैं तो ये पेनल्टी 1000 रुपीज़ पर डे तक चली जाती है। इनएक्यूरेट और डिफेक्टिव फाइल करने पे पेनल्टी है, कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं प्रोसेस की रजिस्ट्रेशन। अब सपोज़ आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो कैसे रजिस्टर करेंगे हम, तो हम जाएंगे इनकम टैक्स के साइट पे हम जाएंगे और उसके बाद मैनेज ITDN करके ऑप्शन है, वहाँ जाके ये रहा, आप जाएंगे इनकम टैक्स के साइट पे, वहाँ पे सर्विसेज में जाके मैनेज ITDREIN इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिपोर्टिंग एंटिटी, इसका फुल फॉर्म है, वो जाके आपको रजिस्टर करना रहता है। स्टेप बाय स्टेप गाइड हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। यहाँ जाना है आपको, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद सर्विसेज में जाके मैनेज ITD रिपोर्टिंग एंटिटी, बेसिकली ये रिपोर्टिंग एंटिटी इज़ अ रोल नंबर जो आपको इनकम टैक्स साइन कर रहा है, सो दैट यू कैन बिकम अ रिपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट आप रिपोर्ट कर पाएँ ये सारी चीज़ें। फिर आपको करना है जनरेट न्यू ITDREIN, उसके बाद फिर फॉर्म 15CC या फॉर्म V जो है आपको ये करना है। फॉर्म V बेसिकली आपकी ग्रामीण बैंक्स के लिए एप्लीकेबल है और बाकी के लिए फॉर्म 15CC एप्लीकेबल है। वो करेंगे आप, उसके हिसाब से फॉर्म चूज़ करके फिर आपको जाकर यहाँ डाल देना है डिटेल। ऑथराइज्ड पर्सन की डिटेल डालनी है आपको, ऑथराइज्ड पर्सन जो भी है, सो दैट साइनिंग फाइलिंग वगैरह के लिए सब चीज़ों के लिए वो ऑथराइज्ड रहे, आप वो चूज़ करेंगे। उसके बाद द ऑथराइज्ड पर्सन चूज़ करने के बाद आपको उसकी डिटेल डाल के कर देना है सेव। सेव होने के बाद वो जाएगा एक्टिवेशन के लिए। एक्टिवेशन में हो सकता है 1-2 दिन का टाइम लग जाए सारी चीज़ों के बाद। फिर जब वो एक्टिवेट हो जाता है फिर आपको जाके लॉगिन करके, ये रहा एक्टिवेट का ऑप्शन है, फिर आप जाके उसको लॉगिन करेंगे एक्टिवेशन बाय ऑथराइज्ड पर्सन। फिर आपको ऑथराइज्ड पर्सन को जिसको आपने अपॉइंट किया है उसके ID से भी जाके लॉगिन करके उसको फिर वर्क लिस्ट में वो आएगा ऑप्शन, फिर आपको एक्टिवेट मार्क करना है और फिर OTP आएगी ईमेल ID कॉन्टैक्ट नंबर पे, फिर वो एक्टिव हो जाएगा। और इस तरीके से आप फिर उसको जाके कर सकते हैं एक्टिव। अब हम बात करते हैं और 26AS में आपका यहीं पे किसी पार्ट E में आपको वो दिख जाता है जो भी ट्रांजैक्शंस आप करते हैं वैसे। तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं फाइल। अब बात करते हैं हम फॉर्म 61, 61B एंड फॉर्म 15CC जो फाइलिंग होती है उसके बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें जाती हैं। तो बिलो टेबल्स आप जाके इनकम टैक्स के साइड में आप जाएंगे। ये फॉर्म एक्चुअली पहले वाला साइट का था जो ओल्ड वाली इनकम टैक्स साइट थी, नए वाली की अभी तक है नहीं, तो बट फिर भी जो बेसिक कंटेंट है वो सेम ही है, स्ट्रक्चर कैन बी चेंज्ड। तो आपको जाके रजिस्टर कर लेना है, तो आई एज्यूम कि आपने कर लिया है। फिर जाके आपको ये ITDREIN नंबर आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, पैन नंबर के बेस पे आपका वो रहेगा। फिर आपको चूज़ कर लेना है कि आप किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन, अदर या स्पेसिफाइड इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी जो भी है आप वो चूज़ करेंगे। उसके बाद फिर उसके सारी डिटेल, नेम ऑफ स्पॉन्सर्ड एंटिटी और ट्रस्टी, जो ऑथराइज्ड पर्सन है उसके डिटेल वगैरह आप डाल देंगे। उसके बाद फिर फॉर्म की सारी चीज़ें आएंगी, डिटेल वगैरह में जाके फिर आपको वहाँ मेंशन करना है
ट्रांजैक्शन की डिटेल और फिर आपको वो फाइल कर देना है। फाइल करने के बाद आपके पास एक अप्रूवल के लिए वो आएगी मेल, वो अप्रूवल आपको कर देना है तो आपकी वो एंटिटी फाइल हो जाएगी। 31 मई के हर साल में फॉर्म 5 जो है आपको वो 31 मई तक करना रहता है और फॉर्म 15 सीसी जो है आपका हर क्वार्टरली फाइल करना रहता है उसको। उसकी ड्यू डेट आपकी क्वार्टरली है। ये ओरिजिनल फॉर्म 61 भी नील स्टेटमेंट अगर कुछ नहीं है किसी क्वार्टर में तो आपको ये नील फाइलिंग करके भी हो जाता है। और इस तरीके से आप सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशन वाइज आप उसको फाइल कर सकते हैं और आपका काम हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको इस चीज़ को ले बहुत सारी बड़ी टॉपिक थी तो सारा कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो अगर आपको किसी इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और भी क्वेरीज हैं या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थिंक टैक्स आज।